Hello student, welcome to MacMath Education channel where you can change the way of your learning and understanding। तो बच्चों आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन फ्रिक्शन। स्पेशली बच्चे जो कॉम्पिटिटिव वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है। ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये नहीं किया तो कुछ नहीं किया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल से। हाउ मच फोर्स मस्ट बी अप्लाइड ऑन अ ब्लॉक टू कीप इट स्टिक विद द वॉल। यहाँ पे देखो एक वॉल है, इसके साथ एक ब्लॉक ऐसे रखा है और आपने उसको फोर्स लगानी है इस तरह, सो डैट कि वो जो ब्लॉक है वो नीचे की तरफ स्लाइड ना कर दे। एक बॉल के साथ एक ब्लॉक को ऐसे टिकाया है और आपने ऐसे फोर्स लगानी है उसको, सो डैट कि वो ब्लॉक नीचे की तरफ खिसके ना। और कितनी वो फोर्स लगाए ये पूछा गया। ब्लॉक का मास दिया गया है 5 kg और यहाँ पे म्यू गिवन है आपको 0.5, मतलब इन दोनों के बीच में ब्लॉक एंड वॉल की सरफेस के बीच की जो फ्रिक्शन होगी उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.5। तो अब कितनी फोर्स लगानी है, ऐसे क्वेश्चन अगर आपको पूछे जाए तो क्या करोगे। देखो सबसे पहले कौन कौन सी फोर्सेस लगेगी। देखो इसका वेट नीचे की तरफ लगेगा जिसकी वजह से ये नीचे की तरफ खिसकेगा, तो ऑपोजिट यहां पे क्या लगेगी, फ्रिक्शन लगेगी, इस तरफ लगेगी ना ऑपोजिट फ्रिक्शन। और उसके बाद देखो अगर आपने फोर्स इस तरफ लगाई, आपने ब्लॉक को फोर्स लगाई, तो ब्लॉक जो है वो वॉल को प्रेस करेगा। कितनी फोर्स है, कैपिटल एफ। तो यहां पे इसको इस तरफ क्या लगेगा, रिएक्शन फोर्स लगेगी ना बच्चों। अगर आप इधर से एफ फोर्स से प्रेस कर रहे हो ब्लॉक को, वो ब्लॉक आगे वॉल को प्रेस करेगा, तो वॉल जो है वो ब्लॉक पे क्या लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन। और कितना होगा नॉर्मल रिएक्शन, जितना यहां पे ये फोर्स लगी है, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा बच्चों। अब आप चाहते हो कि ये ब्लॉक नीचे ना गिरे, एंड विच इज पॉसिबल ओनली अगर यहां पे जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है इनके बीच की, जो एफएस मैक्स लिमिटिंग फ्रिक्शन है, वो बॉडी के वेट से ज्यादा हो या इक्वल हो, तभी ये बॉडी जो है नीचे नहीं गिरेगी ना। अगर इन दोनों के बीच में जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है जिसको लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, अगर वो इसके वेट से ज्यादा हो या इक्वल हो, तभी ये बॉडी नीचे स्लाइड नहीं ना करेगी। और उसके बाद आपको पता है कि ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, वो किसके इक्वल होता है, म्यू इंटू आर के। तो म्यू इंटू आर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एम जी, सो डैट की जो ब्लॉक है वो क्या हो, स्टिक हो। ब्लॉक स्टिक के लिए ये कंडीशन होगी। अब यहां से देखो आर किसके इक्वल है, एफ के। जितनी आप फोर्स लगाओगे उतनी इधर से नॉर्मल रिएक्शन मिलेगी, तो आर की जगह क्या आ गया, एफ आ गया। ये चीज आ गई बच्चों। तो एफ कितना आ गया, एन जी बाय म्यू। तो आपको कितनी फोर्स अप्लाइड करनी पड़ेगी, आपको मिनिमम mg बाय म्यू करनी पड़ेगी, या इससे ज्यादा कर दो, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो मिनिमम अगर आपसे पूछी जाए फाइंड मिनिमम फोर्स, यहां पे क्वेश्चन में हाउ मच मिनिमम होता है, वैसे बेसिकली आपको मिनिमम फोर्स पूछी जाती है कि मिनिमम कितनी फोर्स लगाएं सो डैट कि ये ब्लॉक नीचे ना गिरे। तो मिनिमम फोर्स के लिए बच्चों देखो मिनिमम फोर्स कितनी होगी, mg बाय म्यू, क्योंकि मिनिमम तो यही है ना, या तो इससे ज्यादा लगाओ या इसके इक्वल लगाओ। तो मिनिमम है कि इक्वल कर दो, तो इतनी फोर्स आपको लगानी पड़ेगी। तो ये आपको ऐसा याद होना चाहिए क्योंकि कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है, एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, तो सीधा रिजल्ट आपको पता होना चाहिए कि कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, mg जितना वेट डिवाइडेड बाय म्यू। तो m कितना है यहाँ पे देखो, m इज 5, g को 10 ले लो और म्यू इज 0.5। ठीक है, डेसिमल हटा, 10 ऊपर चला गया, 5 से 5 कैंसल। तो मिनिमम बच्चे आपको 100 न्यूटन की फोर्स लगानी पड़ेगी सो डैट ये ब्लॉक जो है वो स्टिक रहे वॉल के साथ। इज इट क्लियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसा रिजल्ट को याद कर लेना। ठीक है, तो बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। Now look at this question बच्चों, this is again one of the most important question। यहाँ पे आपके दोनों हाथ के बीच में एक ब्लॉक है और आपने दोनों हाथ से उसको ऐसे प्रेस करना है सो डैट कि वो ब्लॉक जो है वो नीचे ना गिरे। तो बताओ कितनी मिनिमम फोर्स लगाए कि ब्लॉक ना गिरे। और आपको गिवन है कि मास ब्लॉक का 5 kg और म्यू गिवन है 0.5। 0.5 इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो आपके हाथ और बॉडी के सरफेस के बीच की फ्रिक्शन होगी ना, उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब यहाँ पे देखो जब आपने दोनों हाथों से इसको ऐसे पकड़ा, फोर्स लगाई इस तरफ अंदर की तरफ, तो इसका वेट नीचे की तरफ लगेगा। अब ये नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगी, ऊपर की तरफ। तो फ्रिक्शन दोनों हाथ में ऐसे बॉडी और हाथों के बीच में ऐसे ऊपर की तरफ लग रही है, तो ये मैक्सिमम फ्रिक्शन हमने माना कि ऊपर की तरफ लग रही है, एफएस। अब ये बॉडी नीचे ना गिरे उसके लिए क्या होगा कि ऊपर वाली जो फ्रिक्शन है 2fs, ऊपर दोनों की फ्रिक्शन है तो 2fs दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो, mg, है ना। कि ऊपर वाली जो दोनों फ्रिक्शंस है वो mg से बड़ी हो या इक्वल हो, तब नहीं नीचे गिरेगा, है ना। ये मैक्सिमम फ्रिक्शन है
कि दोनों के बीच में जो मैक्सिमम फ्रिक्शन हो बच्चों, या तो वो mg के इक्वल हो जाए या वो mg से क्या हो, बड़ी हो, तभी ये नीचे नहीं गिरेगा, है ना। तो यहां से देखो ये Fs कितना आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू mg/2। हमें Fs की वैल्यू चाहिए। Fs कैसे निकलेगा, Fs इज म्यू इंटू आर, mg/2। अब देखो R कितना होगा, अगर इधर से फोर्स F लग रही है, ये हाथ इस पे F फोर्स लगा रहा है, तो ये इस पे क्या लगाएगा, नॉर्मल डायरेक्शन R। तो R किसके इक्वल हो जाएगा, F के, क्योंकि ब्लॉक ने ना तो इधर आना है ना ब्लॉक ने उधर जाना है ना। तो R किसके इक्वल हो गया, F के। तो यहाँ पे R की जगह आ गया F ग्रेटर देन इक्वल टू mg/2। तो F कितना आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू mg/2 म्यू। ये चीज आ गई बच्चों। अब मिनिमम फोर्स पूछा है, तो यहाँ पे क्या है, फोर्स या तो इसकी इक्वल हो या इससे बड़ी हो। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, मिनिमम वैल्यू इज mg/2 म्यू। अब वैल्यूज को पुट कर दो। m आपको गिवन है 5, g है 10, 2 म्यू इज 0.5, डेसिमल हटा 10 ऊपर, 5 से 5 कैंसिल, 2 5 से 10, तो 50 न्यूटन। तो दिस इज द मिनिमम फोर्स। तो करना क्या है बच्चों, करना सिर्फ इतना है कि हर बार ऊपर लगने वाली जो मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू है, या तो वो क्या हो, वेट के इक्वल आ जाए, या वो वेट से क्या हो, ज्यादा हो, तभी ये ब्लॉक नीचे नहीं गिरेगा ना। ये मैक्सिमम फ्रिक्शन है, मैंने बोला ये एक्चुअल फ्रिक्शन नहीं कि मैक्सिमम कितनी ऊपर फ्रिक्शन लग सकती है, ठीक है। तो इसीलिए हम यहां पे लगाते हैं कि या तो इक्वल हो जाए या ग्रेटर देन हो जाए, क्योंकि फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग। अगर ग्रेटर देन भी हुई ऊपर वाली फ्रिक्शन, तो अपने आप को सेल्फ एडजस्ट करके उतनी वैल्यू तक ले आएगा, है ना। तो कंडीशन तो लेके जाएंगे ना कि भी वो कितनी मैक्सिमम तक वैल्यू ले सकते हैं। इसलिए हम यही करेंगे, इक्वल टू और ग्रेटर देन किसके कर देंगे, वेट के कर देंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लुक एट दिस क्वेश्चन बच्चों। एक जो पर्सन वो पोल को पकड़ के ऐसे खड़ा हुआ है सो डैट कि वो नीचे ना गिरे, और हमसे यही पूछा गया है कि वो पोल पे कितनी मिनिमम फोर्स लगाए पकड़ने के लिए कि वो नीचे की तरफ स्लाइड ना कर जाए। जैसे पिछले में ब्लॉक था कि ब्लॉक नीचे ना स्लाइड कर जाए, इसमें ये पर्सन लटका हुआ है। अब देखो एक पर्सन जब लटकता है, आप खुद को इमेजिन करो, जब आप पोल के साथ लटके हुए तो आप पोल को फोर्स कैसे लगाओगे, आप ऐसे पकड़ के रखोगे पोल को, इस तरह ऐसे पोल बीच में आप उसको ऐसे पकड़ के रखोगे सो डेट कि आप नीचे स्लाइड ना कर जाओ। तो जब आप उसको ऐसे पकड़ के रख रहे हो तो आप उसको फोर्स किधर लगा रहे हो, आप पोल को फोर्स इस तरफ लगा रहे हो, ऐसे ऐसे पकड़ के रख रहे हो। तो आपने पोल पे फोर्स लगाई F, और यही पूछा है कि मिनिमम कितनी फोर्स लगाए। तो आपने पोल पे इस तरफ फोर्स लगाई F, तो पोल ने आप पे क्या लगा दी, रिएक्शन फोर्स R। और रिएक्शन किसके इक्वल होगा, रिएक्शन फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। तीनों क्वेश्चन में यही कर रहे हो ना, जितने आप फोर्स अप्लाइड कर रहे हो उतना ही रिएक्शन है, क्योंकि आपने स्टिक रखनी है बॉडी। तो उसके लिए लेफ्ट फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगी, राइट फोर्स। ना ब्लॉक आगे जा रहा था, ना यहाँ पर्सन आगे जा रहा है, ना ये पर्सन पीछे जा रहा है ना। तो R इक्वल टू F हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका वेट लग रहा है नीचे की तरफ mg, तो फ्रिक्शन को किधर लगना पड़ेगा, फ्रिक्शन को ऑपोजिट लगना पड़ेगा, इस तरफ। तो हमने बोला कि लेट मैक्सिमम फ्रिक्शन इज Fs मैक्स, जो बॉडी और पोल के बीच में लग सकती है, ठीक है। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन एक्चुअल में कितनी लग रही है ये नहीं बोल रहा, मैक्सिमम फ्रिक्शन इनके बीच में इतनी है। अब पर्सन स्टिक रहे, उसके लिए फिर वही कंडीशन बच्चों कि जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है या तो वो वेट के इक्वल हो जाए या वेट से बड़ी हो जाए। दोनों कंडीशन में क्या होएगा, पर्सन नीचे नहीं गिरेगा, ठीक है ना। अगर पर्सन और पोल के बीच की फ्रिक्शन मान लो मैक्सिमम फ्रिक्शन 100 न्यूटन है, सपोज कर लो, और नीचे वेट 50 न्यूटन लग रहा है, तो ऊपर फ्रिक्शन मैक्सिमम 100 है ना, तो 100 फ्रिक्शन है, नीचे 50 न्यूटन वेट है, तो कैसे वो पर्सन नीचे गिर सकता है ना, क्योंकि मैक्सिमम फ्रिक्शन तो 100 है, नीचे लग रही है 50, तो वो अपने आप को कितना एडजस्ट कर लेगा, 50 पे एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। तो वो है ये मैक्सिमम फोर्स की फ्रिक्शन ऊपर कितनी मैक्सिमम लग सकती है, ठीक है। या तो इक्वल हो जाए फ्रिक्शन या ग्रेटर देन हो, दोनों कंडीशन में पर्सन नीचे नहीं गिरेगा, ठीक है। अब फिर वही सेम बच्चों, Fs मैक्स को क्या लिख दोगे, म्यू R mg, ये म्यू S हो गया, ठीक है। और यहाँ पे म्यू S, R की जगह क्या आ जाएगा, F ग्रेटर देन इक्वल टू mg, F फिर से क्या आ गया, mg बाय म्यू S। मिनिमम पूछा है तो मिनिमम आ जाएगी mg बाय म्यू S। तो सेम वही आंसर आ गया बच्चों जो ब्लॉक वाले का था। तो आपको ये याद होना चाहिए रिजल्ट, सो दैट एमसीक्यू में ये करना ना पड़े सीधा आंसर कि मिनिमम फोर्स इज m कितना है 50, g इज 10, म्यू S कितना गिवन है 0.5, डेसिमल हटा 10, तो 1000 न्यूटन। तो इतनी मिनिमम फोर्स लगानी पड़ेगी पर्सन को सो दैट कि वो नीचे स्लाइड ना करे। इज इट क्लियर बच्चों? तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन बच्चों। इसमें आपसे पूछा गया मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन सो दैट ये जो ब्लॉक वॉल के साथ था ये नीचे ना गिरे, इसके साथ स्टिक रहे।
फोर्स अब लग कैसे रही है, इस तरह लग रही है 37 डिग्री के एंगल पे। तो अब आपने बताना है कि फ्रिक्शन किधर लगेगी। अब आप कहोगे कि फ्रिक्शन ऊपर लगेगी, क्योंकि इसका वेट नीचे लग रहा है तो उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन ऊपर लगेगी। तो हर बार ऐसे नहीं होता, ठीक है। अगर फोर्स पूछी जाए फिर आपको पता है कि फ्रिक्शन ऊपर ही लगेगी। क्यों? क्योंकि इसका वेट नीचे जा रहा है तो फ्रिक्शन अपने आप रोकने के लिए इसको ऊपर की तरफ लगेगा, है ना। अब यहाँ पे तो फोर्स लगी हुई है 100 न्यूटन की, तो क्या ये 100 न्यूटन की फोर्स इसे अकेले नहीं रोक सकता, या क्या ये 100 न्यूटन की फोर्स इसे ऊपर तो नहीं लेके जा रहा। तो ये चेक करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा फ्रिक्शन किधर लगेगी, ठीक है। तो अब चेक करने के लिए देखो, पहले इसको रिजॉल्व कर दो। अगर ये फोर्स ऐसे लग रही है तो इसके कंपोनेंट भी ऐसे लगेंगे, एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा और एक कंपोनेंट इस तरफ है। ऐसे होता है ना बच्चों। अगर बाहर की तरफ है तो ऐसे रिजॉल्व होगा, और अगर अंदर की तरफ है तो ऐसे रिजॉल्व हो जाएगा, इस तरफ, ठीक है। तो ये अगर एंगल 37 है तो इस तरफ कंपोनेंट आएगा f cos 37 और इस तरफ कंपोनेंट आएगा f sin 37। ये चीज होगी बच्चों। उसके बाद आपको इसका मास गिवन है, इसका मास है m, दैट इज 5 kg, ये गिवन है आपको, ठीक है। तो इसका वेट भी नीचे की तरफ लगेगा, तो ये नीचे की तरफ लगी mg, मतलब 5g लग रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये फोर्स का कोई काम नहीं, क्योंकि ये रिजॉल्व हो चुका है। तो अब पहले f cos 37 निकालते हैं। तो f cos 37 इज 100, cos 37 कितना होता है 4/5। ये बच्चे cos 37 और sin 37 की वैल्यू आप याद रखना, क्योंकि कॉम्पिटिटिव में कई बार ये एंगल आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 520, तो 80 न्यूटन लग रही है इस तरफ, दिस इज 80 न्यूटन। और f sin 37 की बात करें तो 100, sin 37 इज 3/5, तो 60 जो है वो इस तरफ ऊपर की तरफ। ये 5g था, g की वैल्यू 10 ले लो, तो यहाँ पे 5g कितना हो गया 50 न्यूटन नीचे की तरफ। अब बच्चों इस तरफ फोर्स लग रही है 80 न्यूटन की, तो बॉडी अगर इस तरफ फोर्स लगा रहा है 80 न्यूटन की इस बॉल पे, तो इसको इस तरफ क्या लगेगी, रिएक्शन फोर्स लगेगी ना बच्चों। अगर आप बॉडी को इधर की तरफ 80 न्यूटन की फोर्स से भेज रहे हो इस तरफ, तो ये बॉल भी तो उस पर रिएक्शन लगाएगा ना बच्चों। तो कितनी लगाएगा 80 न्यूटन की, तो यहाँ पे रिएक्शन फोर्स तो कितनी आ गई 80 न्यूटन। अगर कोई आपसे पूछे रिएक्शन कितनी, तो रिएक्शन तो 80 न्यूटन आ गई। अब देखो ऊपर की तरफ इस ब्लॉक पे कितनी फोर्स लग रही है 60 न्यूटन, नीचे की तरफ कितनी लग रही है 50 न्यूटन बच्चों। तो नेट फोर्स किस तरफ लग रही है बच्चों, इसको नेट फोर्स इसको अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। इस केस में कितनी होगी 60 माइनस 50, दैट इज 10 न्यूटन। तो इस पे नेट फोर्स 10 न्यूटन की किधर लग रही है, ऊपर की तरफ लग रही है बच्चों। तो ये तो किधर जाना चाहिए, तो ऊपर चला जाएगा, ये तो ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। पर हमने क्या बोला है कि बॉडी को स्टिक रखना है, बॉडी को हिलने नहीं देना, ना ऊपर जाने देना ना नीचे जाने देना। तो अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है बच्चों, तो फ्रिक्शन किधर लगेगी इस केस में, फ्रिक्शन इस केस में पीछे की तरफ लगेगी, समझे बात। तो फ्रिक्शन इसको पीछे की तरफ लगेगी, कितनी लगेगी, एफ एस इज फ्रिक्शन जो लगेगी इस पे, फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन। और किस तरफ, डाउनवर्ड, क्योंकि ऊपर की तरफ 10 न्यूटन लग रही थी और आप चाहते हो कि ये कहीं ना जाए, कहीं ना जाए तो मतलब क्या होगा, जितनी ऊपर लगे उतनी क्या लगे नीचे की तरफ। तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ 10 न्यूटन थे, इसका मतलब फ्रिक्शन को इस केस में किधर लगना पड़ेगा, नीचे की तरफ, वो भी कितना 10 न्यूटन, इक्वल एंड ऑपोजिट टू द नेट फोर्स। इज इट क्लियर बच्चों। तो वंस अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि जैसे ये क्वेश्चन करवाया मैंने उसके अकॉर्डिंग आप फ्रिक्शन हर बार ऊपर ले लोगे। तो जब फोर्स गिवन हो ना आपको, तो उस केस में ध्यान रखना कि फ्रिक्शन कैसे लेनी है, चेक करो कि बॉडी पे नेट फोर्स किधर लग रही है, ऊपर या नीचे, उसके ऑपोजिट लगेगी फ्रिक्शन। ठीक है बच्चों। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Now look at this question बच्चों, again one of the most important question। इसमें बोला है find the minimum force applied on bus so that block will remain stick to the bus। अब देखो क्या है बच्चों, ये मार्कर है बच्चों, ये मैंने यहां पे रखा, ये नीचे गिर जाएगा ना ऐसे। अब मैं कितनी फोर्स से भागूं या मेरे पे कितनी फोर्स लगे कि मैं आगे की तरफ एक्सेलरेट करूं और ये नीचे ना गिरे। तो चेक करो, गिर गया है ना, काफी तेज भागना पड़ेगा मुझे इसको कि ये गिरे ना, यहां पे नहीं हो रहा, मुझे काफी दूर से भागना पड़ेगा। तो बस वही चीज यहां पूछी है कि कितनी तेजी से बस आगे की तरफ भागे सो दैट जो ब्लॉक इसके साथ ऐसे टच में था ये नीचे ना गिरे। आप पेपर को लेके भागो अपने साथ, पेपर को रखो और भागना शुरू कर दो।
तो देखोगे अगर आप धीरे भागोगे तो पेपर गिर जाएगा, अगर आप तेज भागोगे, फास्ट भागोगे तो पेपर यहीं पे स्टिक रहेगा। क्यों? क्योंकि इसको इधर की तरफ फोर्स लगती है। वो सारा आप यहाँ पे सीखोगे कि ऐसा क्यों होता है। पूछा यही है कि मिनिमम फोर्स कितनी बस पे लगाएं सो डैट कि ये दोनों इकट्ठे ही मूव करे, ये नीचे ना गिरे। तो मैंने बोला कि लेट मैंने एफ फोर्स लगाई, जिसके कारण इसमें क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन आ जाएगी। अब ये दोनों हमने बोला कि लेट एफ फोर्स लगाने से दोनों इकट्ठे मूव करेंगे, तो अब अगर इकट्ठे मूव करेंगे तो दोनों में एक्सेलरेशन आएगी, क्योंकि फोर्स लगी तो एक्सेलरेशन तो होगी। तो हमने मान लिया कि ये दोनों एक्सेलरेट करेंगे विद एक्सेलरेशन ए। अब देखो बच्चों, ये जो ब्लॉक है इस पे कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी, देखो इस पे एक तो इसका वेट लगेगा नीचे की तरफ mg, तो इसे नीचे गिरने से रोकने के लिए ऊपर की तरफ क्या लगेगी बच्चों, फ्रिक्शन। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन हमने बोला लेट इट बी एफएस मैक्स, या अकेला एफएस भी लिख सकता हूं, पीछे एफएस ही लिख रहे हैं ना। तो लेट मैक्सिमम फोर्स, ऊपर फ्रिक्शन फोर्स है वो एफएस लग रही है। अब देखो बच्चों, क्योंकि ये ब्लॉक आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, तो ये कौन से फ्रेम में है, ये बच्चे नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, ये बस के साथ है और बस आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है। और जब कोई बॉडी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे हो तो उस पे हमें एक एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ती है। कौन सी बच्चों, सीडो फोर्स। समझाया था ना सीडो फोर्स का कंसेप्ट, लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिसको नहीं पता वहां देख लेना उसको अच्छे से। पर ये याद रखना, जब भी कोई बॉडी नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो, नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब वो चीज एक्सेलरेट कर रही है जिसमें वो पड़ा है, तो उस पर एक सीडो फोर्स लगती है, ठीक है। और वो सीडो फोर्स किस तरफ लगती है, वो सीडो फोर्स एक्सेलरेशन के ऑपोजिट लगती है। ये इस तरफ एक्सेलरेट हो रहे हैं तो सीडो फोर्स जो इस पे लगेगी बच्चों, वो इसके ऑपोजिट इस तरफ लगेगी। तो इस पे, ये वाली बॉडी पे सीडो फोर्स पीछे की तरफ लगेगी। कितनी लगेगी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ बॉडी जिसपे वो लग रही है इनटू एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो ये सीडो फोर्स इस पे लगेगी, इसी के कारण तो ये स्टिक रहेगा ना, इसके साथ, बस के साथ चिपका रहेगा। तो ये फोर्सेस इस पे लग रही हैं बच्चों। अब इसके अलावा देखो, जब ये इसको प्रेस करेगा सीडो फोर्स के साथ, ये ब्लॉक बस को प्रेस करेगा, तो आगे की तरफ बस इस पे क्या लगाएगी, रिएक्शन फोर्स लगाएगी। इज इट क्लियर बच्चों? अब देखो यहां पे इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। आगे की तरफ रिएक्शन, पीछे की तरफ सीडो फोर्स, ऊपर एफएस मैक्स और नीचे वेट, है ना। तो यहां से देखो, ना ये ब्लॉक आगे जा रहा है ना ये ब्लॉक पीछे जा रहा है, इसका मतलब सीडो फोर्स किसके इक्वल आ गई, रिएक्शन फोर्स के। सीडो फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, तो रिएक्शन फोर्स किसके इक्वल आ गई, मास इनटू एक्सेलरेशन। इज इट क्लियर बच्चों? अब वही कंसेप्ट बच्चों, अगर आप चाहते हो कि ये जो ब्लॉक है ये नीचे ना गिरे, तो इन दोनों के बीच में जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है, जिसको आप एफएस मैक्स या एफएस लिख रहे हो, इन दोनों के बीच में जो मैक्सिमम जितनी फ्रिक्शन जा सकती है वो इसके वेट से तो ज्यादा हो जाए या इक्वल हो जाए। ज्यादा होगी तो भी रुका रहेगा, इक्वल होगी तो भी रुका रहेगा। तो वही कंडीशन जो पहले 4 सम में की है, इसमें भी वही की, एफएस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू mg। बस इसमें नया कंसेप्ट क्या आया, सीडो फोर्स, ठीक है। तो एफएस इज इक्वल टू म्यू आर, आर किसके इक्वल है, आर इज इक्वल टू एम ए, एम से एम कैंसिल, तो ए कितना आ गया, जी बाय म्यू। तो बच्चे इसका मतलब दोनों की एक्सेलरेशन जी बाय म्यू के इक्वल या ग्रेटर देन होनी चाहिए, सो डैट कि ये दोनों क्या हो, स्टिक रहे। तो आपको कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितनी मिनिमम एक्सेलरेशन हो सो डैट ब्लॉक स्टिक टू द बस हो, ट्रॉली हो, कुछ भी हो सकता है। तो उसमें मिनिमम एक्सेलरेशन कितनी हो गई आपकी, जी बाय म्यू, ये भी पूछा जाता है। और अगर उसने पूछा मिनिमम फोर्स बच्चों, तो मिनिमम फोर्स कैसे निकलेगी, मिनिमम फोर्स इज, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये फोर्स जो लगानी है हमने बस पे, ये दोनों को मूव करवा रही है, तो मास किसका लोगे, दोनों का, बस प्लस ब्लॉक। और कितनी एक्सेलरेशन से, ए एक्सेलरेशन से, क्योंकि मिनिमम फोर्स निकालनी है तो आपको एक्सेलरेशन भी मिनिमम लेनी पड़ेगी। तो ए मिनिमम, क्या आंसर आ गया, एम प्लस एम जी बाय म्यू बच्चों। तो इस केस में ये मिनिमम फोर्स आएगी। तो बच्चों ये काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर एक्सेलरेशन मिनिमम पूछी है तो जी बाय म्यू, और अगर फोर्स मिनिमम पूछी है तो एम प्लस एम जी बाय म्यू। सेम आंसर है बच्चों, जो सिंगल ब्लॉक का पीछे करके आया उसमें था एम जी बाय म्यू। अब क्योंकि यहाँ पे दो बॉडीज हैं तो दोनों का मास कंबाइन ले लिया, एम प्लस एम जी बाय म्यू, ठीक है। अब बस क्या है, उसके बाद वैल्यूज दी है, पुट करना है, उसके बाद तो कोई काम ही नहीं है। मास कितना दिया है, बस का 100, इसका दिया है 5, जी 10, और ये बन गया आपका 0.5। सॉल्व कर दो अब इसको आगे, 105 बाय 10, 105 इंटू 10 बाय 5, डेसिमल हटा 10 ऊपर, ये चीज आ गई, 5 2 10,
1050 इंटू 2 0 10, ये चीज आ गई बच्चों। 2100 न्यूटन की जो फोर्स है बच्चों वो आपको इस पे लगानी पड़ेगी, सो डैट कि ये दोनों जो है एक्सेलरेट कर रहे हैं, इकट्ठे ही दोनों टिक रहे हैं, दोनों एक बॉडी की तरह ही बन के आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मिनिमम फोर्स है। इज इट क्लियर बच्चों? तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ लुक एट दिस अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ हैंगिंग चेन सो दैट इट विल नॉट फॉल फ्रॉम द टेबल। अब एक टेबल पे चेन पड़ी है जिसका कुछ पार्ट हैंग कर रहा है और आपसे पूछा कि ये कितनी मैक्सिमम लेंथ हैंग कर सकती है नीचे, सो डैट कि ये जो चेन है वो टेबल से नीचे ना गिरे। और आपको यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है कि म्यू जो है इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 ये आपको गिवन है, और टोटल लेंथ आपको इस क्वेश्चन में गिवन है 10 मीटर, ये आपसे पूछे। तो अगेन जनरल रिजल्ट बनाएंगे और वहां से हम आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो इसको समझने के लिए कंसीडर करो बच्चों, ये ऊपर वाली चेन एक सिंगल बॉडी और नीचे वाली चेन ये अलग बॉडी है। इस तरह ये ऊपर वाली बॉडी बन गई और ये नीचे वाली बॉडी, और इनको मैंने अटैच कर दिया एक मासलेस स्ट्रिंग के साथ, एक बिना मास की रस्सी के। तो इसको हमने इसमें चेंज कर दिया, ये एक बॉडी, ये दूसरी बॉडी, इसका मास कैपिटल एम, इसका मास स्मॉल एम। तो अगर बच्चों आप चाहते हो कि ये नीचे ना गिरे तो क्या कंडीशन होगी कि ये दोनों ऐसे ही रहे, ये नीचे ना आए ये आगे ना आए, तो उसकी क्या कंडीशन होगी? देखो यहां पे नीचे mg वेट लगेगा जिसके कारण ये नीचे आने की कोशिश करेगा, ये आगे जाने की कोशिश करेगा, और इस पे आगे की तरफ क्या लगेगी, पीछे की तरफ सॉरी क्या लगेगी, फ्रिक्शन, सो डैट कि ये आगे ना जा सके, है ना। नीचे इसका लगेगा वेट mg और ऊपर लगेगा नॉर्मल एक्शन जो पीछे आप करके आए हो बच्चों। फिर आपने पता ना नेट फोर्स निकालने का तरीका समझा था यहाँ पे मेरे से। नेट फोर्स कैसे निकालते थे? नेट फोर्स इज इक्वल टू सिस्टम का मास m प्लस एम इंटू एक्सेलरेशन। अब क्योंकि हम चाहते हैं कि सिस्टम किसमें हो, इक्विलिब्रियम में, यही चाहते हैं ना कि चेन जो है वो वहीं पे रहे, नीचे ना गिरे, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में, उसका मतलब एक्सेलरेशन कितनी होगी? 0। और अगर एक्सेलरेशन 0 होगी तो इसका मतलब नेट फोर्स कितनी होगी? 0। नेट फोर्स 0 का मतलब क्या है कि इस सिस्टम को मूव करवाने वाली फोर्स किसके इक्वल हो जाए, रोकने वाली फोर्स के इक्वल हो जाए, सो डैट ये नीचे गिरे ना, है ना, तभी नेट फोर्स 0 होगी। इट मींस mg माइनस एफ इक्वल टू 0 हो जाए, है ना, यही चीज बन रही है बच्चों। ये मूव करवा रही है, फ्रिक्शन रोक रही है, तो दोनों का सम इक्वल, ये मूव करवा रही है, ये रोक रही है, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल आ जाए? 0 के। तो यहां से फ्रिक्शन किसके इक्वल आ गई बच्चों? mg की। फ्रिक्शन किसके इक्वल होती है आगे? म्यू आर, तो म्यू आर इज इक्वल टू mg। यहां पे r किसके इक्वल होगा? कैपिटल mg, तो म्यू कैपिटल mg इक्वल टू स्मॉल mg। तो म्यू किसके इक्वल आ गया? mg बाय कैपिटल mg, तो g से g कैंसिल, तो म्यू आ गया m बाय m। तो यहां पे लगे यार मैंने ये भी रिजल्ट आपको सिखा दिया कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो कि आपसे वो पूछ ले कि बताओ ये म्यू कितना होना चाहिए दोनों सरफेसेस के बीच में कि ये सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में हो, तो उसका ये कंडीशन होती है म्यू इज मास ऑफ हैंगिंग पोर्शन या हैंगिंग बॉडी डिवाइडेड बाय मास ऑफ बॉडी लाइंग ऑन टेबल, ये चीज है ना। तो म्यू निकालने का तरीका है कि कितने बॉडी का मास जो है वो हैंग कर रहा है और कितने मास की बॉडी जो है वो क्या है, टेबल के ऊपर है। दोनों मासेस की रेशो कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? म्यू मिल जाएगा। अब सेम चीज यहां पे होगी बच्चों, यहां पे भी आप क्या चाहते हो कि ये नीचे ना गिरे, तो उसके लिए भी आप क्या बोलोगे कि जो म्यू होगा दैट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ हैंगिंग पार्ट ओवर मास ऑफ पार्ट लाइंग ऑन टेबल। अब आपको तो मास गिवन ही नहीं है ना, मास गिवन ही नहीं है आपको, तो सिर्फ लेंथ गिवन है कि टोटल लेंथ बोली गई है चेन की कैपिटल एल है, जिसमें से हमने बोला हैंगिंग पार्ट स्मॉल एल है, तो बची कितनी? कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल। अब इसका मास कैसे लिखेंगे? तो मास के लिए बच्चों आप डिफाइन कर लो, हम लेट कर लेते हैं कि लेट 1 मीटर का जो मास है वो कितना है? स्मॉल। लेट मास ऑफ 1 मीटर इज स्मॉल एल, तो मास ऑफ एल मीटर कितना हो जाएगा? एल एम। एंड सिमिलरली मास ऑफ एल माइनस एल मीटर कितना हो जाएगा बच्चों? एल माइनस एल इंटू एम। ऐसे लिखोगे ना आप, यूनिटरी मेथड। 1 मीटर का मास एम है, हैंगिंग वाली लेंथ कितनी थी? एल, तो एल मीटर का मास कितना होगा? एल एम। और ऊपर वाली बॉडी जो स्टे थी टेबल पे रुकी हुई थी उसकी लेंथ कितनी थी? एल माइनस एल, तो उसका मास कितना होगा? कैपिटल एल माइनस एल इंटू एम, यही होगा ना। अब यहाँ पे इसको पुट कर दो, तो म्यू कितना आ जाएगा यहाँ से? देखो म्यू इज
हैंगिंग पार्ट इज ln, जो स्टेइंग है, जो लाइंग है टेबल पे, उसका मास इज l माइनस l इंटू m, तो ये कट गई। इसका मतलब चेन वाले क्वेश्चन में आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि म्यू इज व्हाट, म्यू इज लेंथ ऑफ हैंगिंग पोर्शन डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ पोर्शन लाइंग ऑन द टेबल। यहां से अब हमें क्या निकालना है, हमें L निकालना है, तो L निकाल दो बच्चों। तो उसके लिए देखो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा L माइनस L म्यू इनटू इक्वल टू L, L म्यू इक्वल टू L, ये उधर चला जाएगा L प्लस म्यू L, यहां से L कॉमन 1 प्लस म्यू। तो फाइनल रिजल्ट क्या आया बच्चों, यहां लिख देते हैं। तो फाइनल रिजल्ट इज, ये नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा L बाय 1। सो दिस इज योर फाइनल रिजल्ट बच्चों। अगर आपसे कभी भी पूछ लिया जाए कि बताओ कितनी लेंथ मैक्सिमम जो है वो रह सकती है नीचे की तरफ हैंग, सो दैट कि ये चेन जो है नीचे ना गिरे, तो उसका आंसर होता है L बाय 1 प्लस म्यू, वेयर L इज व्हाट, कैपिटल L इज लेंथ ऑफ योर चेन, टोटल लेंथ ऑफ चेन, और म्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टेबल एंड द चेन। इज इट क्लियर बच्चों? अब यहाँ पे बस वैल्यूज को पुट करना है। जनरल रिजल्ट सिखा दिया मैंने आपको। अगर आपको ये टिप्स पे होगा रिजल्ट, तो आप फटाफट इस क्वेश्चन को 30 सेकंड में कर दोगे। टोटल लेंथ 10, 1 प्लस म्यू की जगह क्या आ जाएगा 0.5 एंड यू विल गेट योर रिक्वायर्ड आंसर। इज इट क्लियर बच्चों? तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Now look at another important question. Find the maximum acceleration of person with which he climbed the rope without moving the block. कितनी एक्सेलरेशन से कहते हैं ऊपर की तरफ क्लाइंब करे सो डेट ये ब्लॉक ना आगे खिसके, ब्लॉक वहीं का वहीं रहे। अब ये ब्लॉक आगे क्यों नहीं खिसकेगा, क्योंकि ब्लॉक को पीछे की तरफ क्या लगेगी, फ्रिक्शन लगेगी, Fs, है ना, पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगी। अब यहां पे देखो, इस तरफ रस्सी पे लगेगी ऊपर की तरफ टेंशन, यही लगेगी ना। इस टेंशन के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक इधर हो जाएगा t cos 37 और एक ऐसे ऊपर की तरफ हो जाएगा t sin 37। अब इसका कोई काम है ना, तो हमने बोला कि रस्सी में t टेंशन लगेगी, तो इस t के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। अगर इधर t टेंशन लग रही है तो इधर भी ऊपर की तरफ कितनी टेंशन लगेगी t, और नीचे की तरफ इसका क्या लगेगा वेट mg, है ना। अब ये बताना है कि ये कितनी मैक्सिमम t लग सकती है इस पे सो दैट कि ये ब्लॉक आगे खिसके ना। तो आप अगर आप चाहते हो कि मैक्सिमम बोला है ना, तो टेंशन भी मैक्सिमम लेनी है, और मैक्सिमम टेंशन के लिए फ्रिक्शन भी यहाँ क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। तो यहाँ पे कौन सी फ्रिक्शन होगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन Fs मैक्स। इज इट क्लियर बच्चों? अब यहाँ पे देखो, इसका वेट लगेगा नीचे की तरफ 50 जी, तो ऊपर की तरफ यहां लगेगी डायरेक्शन अप, इसका आप कोई काम नहीं, ठीक है। तो अब देखो, आप चाहते हो ब्लॉक आगे मूव ना करे, विच इज पॉसिबल ओनली अगर अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड हो जाए और लेफ्ट फोर्स इक्वल टू राइट हो जाए। दैट मींस आपका r प्लस t sin 37 किसके इक्वल हो जाए, 50g के, मतलब r किसके इक्वल आ जाए, 50g माइनस t sin 37, आपका r इतना आ जाए। और दूसरी चीज, आपकी जो फ्रिक्शन है Fs मैक्स लिमिटिंग फ्रिक्शन, वो किसके इक्वल आ जाए, t cos 37। आपने टी निकालना है यहां से, क्योंकि टी निकल के एक बार ये टी पता लग जाएगा, उसके बाद एक्सेलरेशन भी निकल जाएगी। तो ये निकालना है कि मैक्सिमम कितनी टेंशन लग सकती है यहाँ पे रस्सी में। तो उसके लिए एफएस मैक्स क्या होता है, म्यू एस इंटू आर टी कॉस 37। आर क्या है बच्चों आपका, म्यू एस आर इज 50g माइनस टी साइन 37 इक्वल टू टी कॉस 37। टी निकालना है, तो टी के लिए देखो म्यू एस 50g माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा म्यू एस टी साइन 37 इक्वल टू टी कॉस 37। ये चीज आ गई बच्चों। यहाँ पे म्यू एस 50g ये उधर चला जाएगा, टी कॉस 37 प्लस म्यू एस टी साइन 37, ये चीज आ गई बच्चों। अब म्यू एस की वैल्यू को पुट कर दो, म्यू एस कितना गिवन है 0.5, 50g is 10 इक्वल टू टी कॉस 37 कितना है 4/5 प्लस म्यू एस इज 0.5, टी साइन 37 इज 3/5। ये चीज आ गई बच्चों, सॉल्व कर दो इसको। यहाँ पे ये 10 से 10 कैंसिल, 50 इंटू 5 इज 250 इक्वल टू, यहाँ पे ये 10 नीचे, ये 5 से 5 कैंसिल बच्चों, ये चीज आ गई। टी कॉमन निकाल दो, ये आ गया बच्चों 4/5 प्लस 3/10, ये चीज आ गई बच्चों। अब यहां से टी निकल जाएगा, कितना आ जाएगा टी, 250 इक्वल टू टी, एलसीएम लोगे नीचे 10 आ जाएगा, यहाँ 5 था तो 4 2 8 हो जाएगा, प्लस 3/10
तो 250 इक्वल टू टी 11/10, 250 इंटू 10/11, तो टी आ गया 2500/11। अब कर दो डिवाइड, इसको थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ये, तो सारी जगह कवर हो जाएगी इस क्वेश्चन में। 11 2 22 नीचे आ गई, फिर 30 11 2 22, फिर 80 11 7 77, ठीक है, फिर 30 तो 20 227.2 ये है। तो इतनी मैक्सिमम टेंशन लगेगी बच्चों ऊपर की तरफ, ठीक है। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के यहां से एक्सेलरेशन निकाल दे, क्योंकि आपको मैक्सिमम टेंशन तो पता लग ही गई कि इतनी मैक्सिमम टेंशन लग सकती है रस्सी में, सो डैट कि ये ब्लॉक जो है वो आगे की तरफ ना खिसके। आपको ऐसा ही क्वेश्चन भी आ सकता है कि बताओ मैक्सिमम कितनी फोर्स यहाँ पे लगाएं सो डैट कि ये ब्लॉक आगे ना खिसके, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो एक ही क्वेश्चन में दो पार्ट्स हो गए। ऐसे ही आ सकता है कि यहाँ पे एफ दे देंगे और पूछेंगे बताओ कितनी मैक्सिमम फोर्स लगाए, यही काम करना वहां पे आपने, है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर दिया, यहाँ पे रस्सी में साथ में एक पर्सन को हैंग कर दिया और पूछ लिया एक्सेलरेशन। तो अब एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे वो देखो। तो बच्चों अब इस पर्सन का फ्री बॉडी डायग्राम बना, ये जो पर्सन लटका हुआ था इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाए तो इस पर्सन पे ऊपर की तरफ टेंशन लग रही है, नीचे की तरफ लग रहा है वेट mg, और ये जा किधर रहा है ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है ना। तो देखो एक्सेलरेशन निकालने के लिए फॉर्मूला इज एफ नेट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। मास किसका लोगे, पर्सन का, क्योंकि पर्सन पे लगा रहे हो, तो 20 इंटू 8। अब नेट फोर्स कैसे निकलेगी, अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स, मूव करवाने वाली फोर्स में से रोकने वाली फोर्स को माइनस कर दो, ये चीज आई, क्योंकि ऊपर जा रहा था ना। टेंशन कितनी है 227.2 माइनस m कितना मास है 20 g 10, तो 200 हो गया, 20 इंटू 10 इक्वल टू 20a, ये कितना आ गया 27.2 टू 20a, तो एक्सेलरेशन कितनी आ रही 27.2/20 विच इज 136/10, 2 पे कटिंग कर दी, दैट इज 1.36 मीटर पर सेकेंड पे। तो इतनी मैक्सिमम एक्सेलरेशन से वो ऊपर जा सकता है। तो एक ही क्वेश्चन में दो पार्ट्स हो गए, एक में आपसे पूछ लिया मैक्सिमम फोर्स कितनी लग सकती है इस तरफ, और एक में पूछ लिया कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितनी होगी। तो अगेन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको लिख के प्रैक्टिस जरूर करना बच्चों, ठीक है। तो अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन। नाउ लुक एट दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। आपके पास एक हेमिस्फेरिकल बाउल है और उस बाउल में एक इंसेक्ट है जो यहाँ पे था, यहां से ऊपर जा रहा है, ऐसे ऊपर जा रहा है। तो कहते बताओ कितनी हाइट तक वो इंसेक्ट जो है वो क्रॉल कर सकता है। ऐसे जाएगा धीरे 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 धीरे, एक टाइम पे आगे वो फिर वापस फिर वापस आ जाएगा। तो वो आपसे यही पूछ रहा है कि बताओ वो कितनी मैक्सिमम हाइट तक ऊपर जा सकता है नीचे से, और आपको ये दे दिया कि म्यू है 0.75। तो इंसेक्ट और ये बाउल के बीच में जो फ्रिक्शन लग रही है उनका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको ये दे दिया। तो ये रहा मेरा एक छोटा सा इंसेक्ट। तो हमने बोला कि लेट ये h हाइट तक ऊपर चला गया, इसके बाद ये नीचे गिर जाएगा। तो ये वो पॉइंट है जहां पे ये क्या है स्टिक हो गया, ना इससे ऊपर जा रहा है ना ये इससे नीचे आ रहा है। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे इंसेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा, क्योंकि ये स्टिक हो चुका है, ना इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी, ना नीचे की तरफ लगेगी, ना आगे लगेगी, ना पीछे लगेगी। और रेडियस हमें दिया हुआ है इस हेमिस्फेरिकल बाउल का r। तो देखो ये मैंने यहां से इसको ज्वाइन किया इंसेक्ट के साथ, ये रेडियस होगा r, लेट दिस एंगल इज थीटा, कि यहां से ये इतना एंगल तक ऊपर चला गया। आपने ये h बताना है, यहां से लेके यहां तक क्या है ये पूरा r, दिस यहां से लेके यहां तक ये r, आपने h बताना है बच्चों। कैसे निकालोगे, देखो इस पॉइंट पे बच्चों बॉडी का वेट नीचे लगेगा, ये जो इंसेक्ट है इसका वेट नीचे लगेगा mg, उसके बाद फ्रिक्शन जो है सरफेस के अलोंग ऊपर की तरफ ऐसे लगेगी, तभी ये नीचे नहीं गिरना, तो फ्रिक्शन जो है वो ऊपर की तरफ लग रही है Fs। अब इसको एक्सटेंड करो, अगर मैं ये रेड कलर की लाइन को एक्सटेंड करूं बच्चों, तो ये थीटा है तो कॉरेस्पॉन्डिंग ये भी थीटा होगा। ये mg है तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, इधर mg cos थीटा, एक बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर इधर mg sin थीटा। बताओ बच्चे हो जाएगा ना। अब देखो बच्चों यहाँ पे ये जो इंसेक्ट है ये सरफेस को कितनी फोर्स के साथ प्रेस करेगा mg cos थीटा। तो अगर ये सरफेस को प्रेस कर रहा है तो सरफेस इस पे इस तरफ क्या लगा देगा नॉर्मल रिएक्शन, जिसको मैं n लिख दो या r लिख दो, r रेडियस के लिए लिया इसलिए मैं n लिख रहा हूं नॉर्मल रिएक्शन। अब एट दिस पॉइंट इंसेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम,
तो इसका मतलब अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड, लेफ्ट इक्वल टू राइट। तो मतलब नॉर्मल रिएक्शन जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, mg cos थीटा, ये इसके इक्वल आ जाएगा। और फ्रिक्शन किसके इक्वल आ जाएगा, mg sin थीटा के। इसका कोई काम नहीं, इसको आपने रिजॉल्व कर। बताओ इज इट क्लियर। अब उसके बाद फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इंटू आर, नॉर्मल रिएक्शन हमने n माना है तो n, mg sin थीटा, n की जगह वैल्यू पुट करो, mg cos थीटा इक्वल टू mg sin थीटा, mg से mg कैंसिल, तो म्यू कितना आ गया, sin थीटा बाय cos थीटा। तो म्यू कितना आ गया, tan थीटा बच्चों। तो म्यू इज tan थीटा। तो आप अब बड़े आराम से ये एंगल निकाल सकते हो थीटा, क्योंकि आपको पता लग गया कि ये जो एंगल होगा tan ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू म्यू। आप ये करके नहीं दिखाओगे, अगर एमसीक्यू आया तो आपको करने की जरूरत नहीं, आप सीधा याद रखोगे कि ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको पता है कि ये कितना मैक्सिमम एंगल होगा, दैट इज इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू म्यू। आप यहां से निकाल दोगे, है ना। तो tan थीटा इज म्यू एस। अब tan थीटा इज म्यू एस, इसका मतलब क्या है, ये थीटा कौन सा एंगल है, दिस एंगल इज एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि उसका भी रिजल्ट यही आता है कि म्यू एस इज इक्वल टू tan थीटा। तो इसका मतलब ये इंसेक्ट का एंगल ऑफ रिपोज भी होगा। इज इट क्लियर। अब देखो यहाँ पे आके इसके बाद करोगे क्या, आपने तो h निकालना है बच्चों। आपको अभी क्या पता चला है, सिर्फ थीटा पता चला है। अब थीटा से h कैसे निकालोगे, तो उसके लिए ये ट्रायंगल देखो बच्चों, ये वाला ऐसे जो ट्रायंगल था इस तरह, ये वाला ट्रायंगल। इसमें देखो ये थीटा है, ये r है। अगर मुझे ये पता लग जाए यहां से लेके यहां तक, अगर मुझे पता लग जाए ये वाली साइड टोटल r, उसमें से अगर मैं ये माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, h मिल जाएगा, फाइनल आंसर मिल जाएगा हाई। तो वही निकालना है, इसके लिए पहले मुझे ये निकालना पड़ेगा। तो अगर ये r है बच्चों, यहाँ 90 है, ये बेस हुआ, हाइपोटेन्यूज आपके पास है, बेस निकालना है तो कौन सा एंगल यूज करोगे, cos थीटा। cos थीटा क्या होता है बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना आ गया, हाइपोटेन्यूज इनटू cos थीटा, दैट इज r cos थीटा। तो बेस निकल गया आपके पास बच्चों। वंस यू गेट बेस, h कैसे निकलेगा, h निकलेगा r में से ये वाली वैल्यू माइनस कर दो, ये वैल्यू कितनी है, r cos थीटा। तो r1 माइनस cos थीटा। तो बच्चों आता है ये कॉम्पिटिटिव में ही है, तो ये याद रखना रिजल्ट कि सर ने करवा दिया है आपको भी। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए आपने क्या करना है, h इक्वल टू r1 माइनस cos थीटा। थीटा आपको गिवन नहीं होगा, थीटा कहां से निकलेगा, थीटा यहां से निकलेगा, म्यू एस इक्वल टू tan थीटा। तो ये दोनों रिजल्ट आपने लिख लेने हैं कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, कितनी हाइट, सीधा याद रखना r1 माइनस cos थीटा। थीटा कैसे निकलेगा, थीटा निकलेगा म्यू एस इक्वल टू tan थीटा। यहां से थीटा निकाल देना, थीटा की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना बच्चों। इज इट क्लियर बच्चों। तो अब क्वेश्चन करते हैं। देखो ये क्वेश्चन गिवन था कि म्यू है 0.75, तो बताओ इंसेक्ट कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। तो अब क्वेश्चन करने के लिए मैं इतनी खिचड़ी नहीं पकाऊंगा, क्योंकि मुझे अब रिजल्ट पता लग गए। तो अब देखो क्वेश्चन कैसे फटाफट होगा। देखो जैसे ही आपको पता लगा कि ये वो वाला क्वेश्चन है जो सर ने करवाया, हाइट पूछी है, तो आप फटाफट फॉर्मूला लिखोगे कि सर ने सिखाया था h इज r1 माइनस cos ऑफ थीटा। आपको रेडियस क्वेश्चन में गिवन है, रेडियस है 10 मीटर, रेडियस और म्यू क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको सिर्फ h निकालना है। तो अब आप बोलोगे r गिवन है, थीटा नहीं गिवन। तो सर ने बताया था कि थीटा कैसे निकलेगा, म्यू एस इज इक्वल टू tan थीटा, बताया था ना। तो अब ये फॉर्मूला लगाओगे, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एस, tan थीटा इज 0.75, 75 by 100, 25 3 is 75, 25 4 that is, तो 3/4 tan थीटा आ गया 3/4। अब आप बोलोगे कि सर हमें तो cos थीटा चाहिए था, हमें तो tan थीटा मिल गया, वो भी tan थीटा ऐसा मिला कि जिससे थीटा नहीं पता चलेगा। आपको नहीं ना पता tan थीटा कब होता है 3/4। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया, सिंपल आएगा tan थीटा इज 1/√3, तो पता लग जाएगा कि वो 30 पे है ना। पर अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, फिर आप tan थीटा से cos थीटा निकालो, कितना का मुश्किल है बच्चों। ये बनाओ राइट एंगल ट्रायंगल। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो मतलब ट्रायंगल में परपेंडिकुलर 3 ले लो, बेस 4 ले लो। एक राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकलता है, पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर ऊपर रूट। तो 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 25, सॉरी 4 स्क्वायर इज 16, तो ये बन गया √25, √25 इज 5। तो पता लग गया ना आपको 5। अब साइन थीटा चाहिए, cos थीटा चाहिए। cos थीटा क्या होता है, cos थीटा इज बेस अपॉन
हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 4, हाइपोटेन्यूज कितना है 5, तो निकल गया cos थीटा 4/5। और कब होता है cos थीटा 4/5? इतने क्वेश्चन करवा दिए, थीटा जब कितना होता है 37 डिग्री। अब नहीं पता था आपको कि tan 37 3/4 होता है, तो कोई बात नहीं, आपको tan थीटा से cos थीटा निकालना आना चाहिए। कभी ऐसा क्वेश्चन आया तो tan थीटा से फटाफट क्या निकाल दो, cos थीटा। Now you have cos theta, substitute this value here. R is 10, 1 minus cos theta is 4/5, 10, 5 minus 4/5, 5 2s are 10, 2 into 1 that is 2 मीटर। तो कितनी हाइट तक जा सकता है वो? 2 मीटर की हाइट तक जाएगा। उसके बाद क्या होगा, अगर वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो ट्र करके नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो यू हैव टू रिमेंबर दिस टू रिजल्ट्स कि म्यू इज tan थीटा एंड h इज r1 माइनस cos थीटा। कई बार सिंपल क्वेश्चन इतना लेंथी की जगह वो आपको सिर्फ ये पूछ लेगा कि बताओ मैक्सिमम कितनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करेगा इंसेक्ट कि वो बिफोर फॉलिंग डाउन। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय द इंसेक्ट बिफोर फॉलिंग डाउन। तो आप बोलोगे कि मैक्सिमम यहां तक जा सकता है और ये थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, तो आपको क्वेश्चन में थीटा पूछा, तो tan थीटा किसके इक्वल होता है, म्यू एस से वहां से थीटा निकाल देना। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में थीटा पूछा है, उसका रिजल्ट सीधा है, और हाइट पूछी है तो इज इट क्लियर बच्चों? तो आई होप अब आपको ये क्वेश्चन समझ लगे होंगे, बिकॉज बच्चे ये वो क्वेश्चन है इनके बिना कॉम्पिटिटिव नहीं हो सकता। फ्रिक्शन का पार्ट जो है इन क्वेश्चन के बिना अधूरा है। ठीक है, तो ये नहीं किया तो कुछ नहीं किया। ठीक है, तो अब मिलेंगे बच्चों आपको लास्ट वीडियो फ्रिक्शन, उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करवाने हैं और उसके बाद ये फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।